आज के इस क्लास में हम BA 4 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में आपको पिछले क्लास में भारतीय कृषि से रिलेटेड टॉपिक पे बहुत सारे कुछ बात बताए थे, आपको बहुत कुछ पढ़ाए थे। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक और है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, तो उस टॉपिक पे हम आज पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हम इसके बारे में पढ़ेंगे, दूसरा ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ना है आपको, फिर ये पढ़ना है आज के इस क्लास में। और इसी से रिलेटेड कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि ये क्लास आप लोग पूरा अटेंड कर पाए। ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। मेजर वाले बच्चे हो या फिर माइनर वाले बच्चे हो, दोनों बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। मेजर माइनर दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है। तो चलिए आपको पहला टॉपिक पढ़ना है, एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये इंग्लिश में है और इसका हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिनट। तो इसमें इसका हिंदी में क्या मतलब है, सरकार द्वारा भारतीय कृषि को सुधारने के प्रयास। मतलब सरकार ने भारतीय कृषि को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए उसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आपका यही है। तो सरकार ने क्या किए कि भारत सरकार ने किसानों की हालत सुधारने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें से पहला कदम है आपका हरित क्रांति। हरित क्रांति लाया गया 1960 से 70 में नए बीज HYV सीड्स लाया गया। रासायनिक खाद, ट्रैक्टर, सिंचाई के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। 1960 से 70 के बीच में ये सब किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। इसका नतीजा क्या हुआ, हरित क्रांति लाने का नतीजा क्या हुआ कि गेहूं और चावल की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। गेहूं और चावल का पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से भारत अनाज आयात से आत्मनिर्भर बना। पहले क्या करना पड़ता था भारत को कि दूसरे देश से अनाज मंगाना पड़ता था, लेकिन अब भारत क्या है कि आत्मनिर्भर बन गया है। अब खुद अनाज उगाकर अपने लिए भी रखता है और बेचने के लिए भी रखता है। अगला टॉपिक है आपका कृषि ऋण और बीमा। तो दूसरा प्रयास जो है सरकार ने किए भारत इंडियन एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए, तो ये है आपका दूसरा टॉपिक। तो इसमें क्या हुआ कि किसानों को साहूकार से बचने के लिए कृषि बैंक लोन और फसल बीमा योजनाएं शुरू की गई। किसानों को साहूकार से बचने के लिए, पहले क्या होता था कि किसान साहूकार से जाकर के लोन ले लेते थे, लेकिन साहूकार क्या करते थे कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर वो क्या करते थे, लोन देते थे। तो साहूकार से बचाने के लिए सरकार ने क्या किए कि कृषि बैंक लोन और फसल बीमा योजना लाया गया, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये है इसका एग्जाम्पल। अगला टॉपिक है आपका सिंचाई और तकनीक। इसमें भी सुधार लाया गया। इसमें क्या किया गया कि नहर, ट्यूबवेल, ड्रिप सिंचाई योजना ये सब लाया गया। उसके बाद कृषि अनुसंधान केंद्र ICAR कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए। ये सब किया गया था इसके अंतर्गत। 3 टॉपिक हम पढ़ चुके कि सरकार ने क्या क्या किए भारतीय कृषि को सुधारने के लिए। यह है चौथा आपका MSP लाया गया। सरकार किसानों को सीधे अनाज खरीदती ताकि उन्हें न्यूनतम दाम मिल सके। सरकार सीधे क्या करती थी कि किसान से ही अनाज खरीदता था ताकि उनको MSP मिल पाए, न्यूनतम दाम मिल सके। अगला टॉपिक है आपका खाद्य सुरक्षा योजनाएं। ये भी लाया गया, इसमें भी सुधार किया गया। PDS सिस्टम लाया गया और NFSA लाया गया। NFSA से गरीबों को सस्ता अनाज मिलता है। गांव में आप सुनते ही होंगे कि राशन मिलता है पर मंथ, तो यही है इसका, यही सब योजना
लाया गया था सरकार के द्वारा। तो इसका निष्कर्ष क्या है? तो इसका निष्कर्ष है कि सरकार का प्रयास यह है कि किसान को बीज, सिंचाई तकनीक, बाजार और दाम सब सुविधा मिले, सब सुविधा किसान तक पहुँचे ताकि हमारे खेती में सुधार आ सके। इसीलिए सरकार ने ये सब योजना लाई ताकि खेती का सुधार हो सके, भारत को अनाज दूसरे देश से न लेना पड़े। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है, दूसरा टॉपिक है ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या है इसका कि खेती की वृद्धि और उत्पादन में बदलाव की प्रवृत्ति। तो इसमें पहला टॉपिक दिया गया है कि आज़ादी के बाद खेती की वृद्धि और उत्पादन में बदलाव। मतलब कि जब हम एंशिएंट की बात करें, मतलब पहले खेती में क्या था, अब का खेती का क्या सुधार हुआ है, तो हम शुरू से जानेंगे कि पहले खेती का कैसा हालत था और अब खेती में क्या क्या सुधार लाया गया है। तो पहला टॉपिक है आपका आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद खेती का कैसा हालत था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये उसका हालत क्या था कि उत्पादन बहुत कम था, खेती से उत्पादन बहुत कम ही होता था, हमें विदेश से अनाज मंगवाना पड़ता था। किस योजना के तहत? तो वो है PL 480 योजना के तहत हमें विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ता था। उस टाइम में हमारे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था। और दूसरा टॉपिक है इसमें हरित क्रांति के बाद। हरित क्रांति के बाद क्या हुआ, इसे आपको ये टाइमलाइन भी याद रखना है कि 1947 से लेकर के 1960 तक उत्पादन बहुत कम था और 1960 से 80 तक में क्या हुआ, गेहूं और चावल की पैदावार बहुत बढ़ी। 1960 से 80 के बीच में क्या हुआ, हरित क्रांति लाया गया। उससे क्या हुआ कि गेहूं और चावल की पैदावार बहुत बढ़ा, भारत आत्मनिर्भर बना। ये दोनों का पैदावार बढ़ा तो भारत क्या हुआ, आत्मनिर्भर बन गया था। अगला टॉपिक इसी में दिया गया है। अब 1980 से लेकर के 2000 के बीच में खेती का क्या स्थिति था? तो खेती का स्थिति था कि खेती धीरे धीरे दूसरी फसलों की ओर बढ़ा। दूसरी फसलों की ओर बढ़ा मतलब कि पहले क्या होता था कि 1960 से लेकर के 80 तक में सिर्फ गेहूं और चावल ही उगाया जाता था, लेकिन 1980 के बाद गेहूं, चावल, दलहन, तेल, फल, सब्जी, सब कुछ, फूल, सब कुछ उगने लगा। किसान सब कुछ उगाने लगे। पहले सिर्फ गेहूं और चावल ही उगाते थे, तो अब 1980 के बाद ये सब भी किसान उगाने लगे, खेती करने लगे। इन सब चीज़ों का भी डेयरी सेक्टर से दूध का उत्पादन तेजी से बढ़ा। दूध का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा 1980 से 2000 के बीच में। और अगला टॉपिक है आपका कि भारत की खेती समय के साथ कैसे बदली। तो कैसे बदला वो तो आप 3 टॉपिक देख चुके हैं। ये चौथा टॉपिक है आपका कि 2000 से अब तक, मतलब 2000 साल से लेकर के अब तक का क्या स्थिति है भारतीय कृषि का, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कृषि उत्पादन में सुधार हुआ लेकिन चुनौतियां भी बढ़ी। जैसे जैसे सुधार हुआ वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ते गया। जलवायु परिवर्तन, जमीन की कमी, पानी की समस्या, ये सब समस्या भी आने लगा जैसे जैसे कृषि में सुधार आया। अब जैविक खेती, तकनीकी खेती और डाइवर्सिफिकेशन की ओर रुझान बढ़ रहा है। ट्रेंड, तो अब ट्रेंड के बारे में जानेंगे कि ट्रेंड क्या है। पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ अनाज पर जोर था, लेकिन अब फल, सब्जी, दूध, मछली जैसी विविध फसलों पर जोर है। पहले सिर्फ अनाज ही उगाया जाता था, जैसे कि गेहूं और चावल ही उगाते थे, लेकिन अब क्या करते, फूल, सब्जी, दूध, दही, सब कुछ, मछली उछली सब पर ध्यान दिया जाता है। तो यही ट्रेंड है कि अब जब हम लोग को आज़ादी मिला तब क्या था कि तब का कंडीशन कैसा था और आपका कंडीशन कैसा है, इसी के बारे में पढ़ना था। और तीसरा टॉपिक है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पे ध्यान से पढ़िएगा।
हरित क्रांति कब और क्यों हुआ? तो हरित क्रांति 1960 में भारत में भूखमरी की स्थिति थी। 1960 से 70 के बीच में भारत में क्या था कि खाने के लिए अनाज था ही नहीं, तो भूखमरी जैसा स्थिति हो गया था भारत में। तब वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में HYV बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई और मशीनरी का प्रयोग बढ़ाया गया। तो 1960 से 70 के बीच में जब भूखमरी आ गया था भारत में, तब एक वैज्ञानिक आए, वो जिनका नाम है MS स्वामीनाथन। इनके नेतृत्व में क्या हुआ कि HYV सीड्स लाया गया। HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी बीज। मतलब ये जो बीज है इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो इस क्वालिटी का बीज लाया गया भारत में। रासायनिक खाद, सिंचाई और मशीनरी का प्रयोग बढ़ाया गया, जिससे क्या हुआ कि 1970 के बाद भारत का स्थिति सुधरने लगा, भारतीय कृषि का स्थिति सुधरने लगा। उसके बाद क्या हुआ, अब इसका असर क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की वजह से असर क्या हुआ इसका, तो गेहूं और चावल की पैदावार कई गुना बढ़ गई। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ गई। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश अन्न भंडार बन गए। तो ये सब जो आपका स्टेट है, ये सब क्या बन गया? अन्न भंडार बन गया। भारत को अनाज आयात करने की जरूरत नहीं रही। अब भारत को दूसरे देश से अनाज मंगाने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि भारत के पास उतना अनाज था कि वो खा भी सकते थे और बेच भी सकते थे। समस्या क्या आया इसमें? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, हरित क्रांति आने की वजह से क्या क्या समस्या आया? तो क्या हुआ कि सिर्फ गेहूं और चावल पर ध्यान रहा। हरित क्रांति की वजह से सिर्फ गेहूं और चावल ही उस टाइम उगाया जा रहा था, दूसरी फसलें पीछे रह गई। लोग सिर्फ गेहूं और चावल ही उगाने पर ध्यान दे रहे थे और सब फसल पर ध्यान दे ही नहीं रहे थे। तो दूसरे फसल क्या हुए कि वे पीछे रह गए और गेहूं और चावल का पैदावार बढ़ गया। रासायनिक खाद और कीटनाशक के कारण मिट्टी और पानी प्रदूषित हुए। ये जो नए नए तरीके अपनाए गए खेती करने के लिए, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी हुआ। तो ये था हरित क्रांति का समस्या। अब हम पढ़ेंगे रेनबो रेवोल्यूशन के बारे में। रेनबो रेवोल्यूशन के बारे में, तो हरित क्रांति के बाद सरकार ने समझा कि सिर्फ गेहूं, धान पर ध्यान देना काफ़ी नहीं है, इसीलिए कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई। जब हरित क्रांति लाया गया तो उसके बाद सरकार सोचता है कि सिर्फ गेहूं और धान पर ध्यान देना काफ़ी नहीं होगा और बाकी फसलें पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसमें शामिल है कुछ रंग, जैसे कि रेनबो रेवोल्यूशन में कौन कौन सा रंग का क्या मतलब होता है ये आप याद रखिएगा। तो वाइट रेवोल्यूशन का मतलब होता है दूध। वाइट मतलब क्या होता है? उजला। तो दूध कैसा होता है? उजला ही होता है, तो इसे आपको याद रखना है। ब्लू रेवोल्यूशन मतलब मछली पालन। ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि मछली पालन। येलो रेवोल्यूशन मतलब तिलहन उत्पादन। रेड रेवोल्यूशन का मतलब है मांस और टमाटर। गोल्डन रेवोल्यूशन का मतलब है फल और बागवानी। सिल्वर रेवोल्यूशन का मतलब है अंडा और पोल्ट्री। ब्राउन रेवोल्यूशन का मतलब है तंबाकू और चमड़ा। पिंक रेवोल्यूशन का मतलब है प्याज, झींगा, पोल्ट्री। प्याज, झींगा, पोल्ट्री। तो ये इतने सारे रेवोल्यूशन है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें से पूछा जाता है वाइट रेवोल्यूशन के बारे में। तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ रेवोल्यूशन का नाम है जो आपको याद रखना होगा। इसको हम हिंदी में नहीं कर सकते हैं, आप चाहिए तो आप गूगल से इसको हिंदी में कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें इतना पढ़ना था रेवोल्यूशन के बारे में, और कुछ और भी थोड़ा सा है। और तो रेनबो रेवोल्यूशन में जैसे कि कृषि का समग्र विकास। रेनबो रेवोल्यूशन का मतलब है कि कृषि का समग्र विकास। हरित क्रांति में क्या हो रहा था कि सिर्फ गेहूं और चावल का ही पैदावार बढ़ रहा था, लेकिन रेनबो रेवोल्यूशन में क्या हुआ,
मछली, तिलहन, मांस, टमाटर, फल, सब्जी, बागवान, अंडा, तंबाकू, ये सब चीज पर ध्यान दिया गया। तो क्या हुआ कि ऑल ओवर डेवलपमेंट ही हुआ, कृषि का समग्र विकास ही हुआ। इसीलिए बोला जाता है रेनबो रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? कृषि का समग्र विकास, समग्र विकास। अगला टॉपिक है आपका कि इसका निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष ये है कि सरकार के प्रयासों से भारत अब भूखे देश से अनाज निर्यातक देश बना। अगर सरकार ये सब योजना लाता ही नहीं, अगर वो सब चीज़ों पे सुधार करता ही नहीं, तो भारत आज भी भूखे देश ही रहता, भूखमरी आज भी रहता। हरित क्रांति ने हमें आत्मनिर्भर बनाया, हरित क्रांति की वजह से आत्मनिर्भर बने भारत। रेनबो क्रांति ने खेती को अनाज से आगे बढ़ाकर फल फूल, दूध, मछली, तेल आदि क्षेत्रों में फैलाया। रेनबो क्रांति के वजह से ही फल फूल, दूध, मछली, इन सब का भी पैदावार बढ़ा। अब ट्रेंड यह है कि भारत की खेती विविधतापूर्ण और तकनीकी बन रही है। तो अब ट्रेंड क्या है कि पहले पिछले ज़माने में क्या होता था कि जैसे कि लोग खेती करते थे तो पुराने मेथड से करते थे, ट्रैक्टर का यूज नहीं करते थे, वो क्या बोलते हैं, बैल से ही खेत जोतने लगते थे। लेकिन अब क्या है कि अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं लोग, नए नए तकनीक इस्तेमाल करते हैं खेती में ताकि पैदावार बढ़ सके। तो चलिए अब हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय कृषि को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख प्रयासों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। तो अभी हम आपको इन प्रयासों के बारे में पढ़ाए कि सरकार ने क्या क्या किया भारतीय कृषि को सुधारने के लिए, तो इसमें आपको वही चीज़ लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। जब हम रिवीजन क्लास करवाएंगे तो उसमें हम सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो वहाँ पर हम सबका आंसर करवाएंगे। तो दूसरा सवाल पूछा गया है आपसे, भारतीय कृषि की उत्पादकता और विकास की प्रवृत्ति पर चर्चा कीजिए। टॉपिक नंबर 2 जिसमें हम आपको ट्रेंड्स के बारे में पढ़ाए थे, अभी तुरंत ही पढ़ाए हैं, तो वो सब आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर कॉपी में लिखिएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हरित क्रांति क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो हरित क्रांति क्या है, इसको बारे में आपको लिखना है। अभी हम आपको पढ़ाए ही थे हरित क्रांति के बारे में। और इसका सकारात्मक मतलब हरित क्रांति आने की वजह से क्या क्या हुआ, और नकारात्मक मतलब इसके आने की वजह से क्या समस्या हुआ, ये भी आपको लिखना है। हम आपको अभी समस्या भी पढ़ाए थे, बस इसमें आपको वही चीज़ लिखना है। अब चौथा है, रेनबो रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न रंगों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। हम अभी आपको कम से कम 5 से 7 अभी रेनबो के बारे में बताए थे, आपको वो भी लिखना है। और उसमें रेवोल्यूशन भी बताए थे, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, गोल्डन, ये सब बताए थे ना, तो वो सब इसमें लिखना है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में वही सब लिखना है। और 5वां में लिखना है, हरित क्रांति और रेनबो क्रांति में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके दोनों के बारे में आपको इसमें लिख देना है। तो ये 5 क्वेश्चन था आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम अगर आपको बताएं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछता है और ये भी पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब हम अगला देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय कृषि के सामने मुख्य चुनौतियां क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये सब क्वेश्चन है, आप इसको रीड कर लीजिए, इसका सब आंसर लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आंसर ना भी आए तो आप गूगल करके भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, हरित क्रांति सबसे पहले भारत के किन राज्यों में सफल हुई? तो वो है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में ही सबसे पहले हरित क्रांति सफल हुआ था। अगला सवाल है आपका, हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाना ही इसका मुख्य लक्ष्य था और उत्पादन बढ़ा भी था। आप अभी पढ़े थे कि उत्पादन बढ़ा था। अगला सवाल है, भारतीय कृषि का मेरुदंड किसे कहा जाता है? बैकबोन किसे कहा जाता है? तो वो है कृषि। अगला सवाल है आपका कि रेनबो क्रांति किससे जुड़ी है? तो जुड़ा हुआ है खेती के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास, ऑलराउंडर डेवलपमेंट, आपको पढ़ाए थे अभी। अगला सवाल है आपके लिए कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? व्हाइट मतलब उजला, तो उजला किससे संबंधित होगा? दूध से, क्योंकि दूध का कलर भी उजला ही होता है, तो इसी से आपको याद रखना है। अगला सवाल है आपका, नीली क्रांति का संबंध है। तो नीला किसका कलर होता है? मछली का उत्पादन, तो ये मछली का उत्पादन ही हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए है। ये सब क्वेश्चन आपको अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे ना, तो इसमें ये रेवोल्यूशन के बारे में पूछेगा, हरित क्रांति के बारे में भी पूछता है, तो इम्पोर्टेंट है ये सवाल, तो आप जरूर करिएगा इस सबको सॉल्व, याद रखिएगा। हरित क्रांति को भारत में पिता किसे कहा जाता है? तो वो है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। इन्हीं को भारत में पिता कहा जाता है। हरित क्रांति को भारत में पिता किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA कब लागू हुआ? तो वो लागू हुआ 2013 में। अगला सवाल है आपका, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? रेवोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं क्रांति, तो संबंधित है फूल और बागवानी से। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारतीय कृषि का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में है? तो वो है रोजगार। कृषि से भी रोजगार ही मिलता है। तो ये था आज का ये टॉपिक। तो बस इतना ही क्वेश्चन है आज के इस क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस क्लास में इस टॉपिक से बस इतना ही क्वेश्चन, कुछ और भी टॉपिक है शायद इसमें बचा हुआ, तो वो हम अगले क्लास में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट भी करें कि और कौन से सब्जेक्ट पे आपको क्लास चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।